अगर आप नीट एंड जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आप एनसीईआरटी को बिना स्ट्रेटजी के लाइन बाय लाइन रट्टा मारते जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप रुकें और इस वीडियो को जरूर देखें, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी बुक है वो कहीं ना कहीं बाइबल है, गीता है, हमारे बच्चों के लिए गोल्ड है। लेकिन अगर उस चीजों को आप स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, छोटी चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो रियली आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? इस बात को हम वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ज्यादातर बच्चों को जब मैं देखता हूं तो बड़ी अफसोस होता है, वो क्या करते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रंगना शुरू करते हैं, उसको रंग देते हैं। रंगने के क्रम में उनके बुक्स खराब हो जाते हैं। एक बार पहली बार अच्छा लगता है, दूसरी बार रंगेंगे, तीसरी बार रंगेंगे, वो इतना मतलब बुक की यूनिफॉर्मिटी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि उसके इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो खत्म हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना खत्म हो जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीईआरटी पढ़ना तो है बट स्ट्रेटजी से पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, इस बातों को हम समझाने का इस वीडियो के थ्रू प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जब आप पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी को पढ़ना इस कारण जरूरी है लाइन बाय लाइन, क्योंकि 85 to 90% क्वेश्चन सब मिनिमम डायरेक्टली पूछे जाते हैं और 10 से 5% क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। कुल मिला के 90 से 95% क्वेश्चन का जो रेंज है नीट और मेडिकल के एग्जाम और जेई के एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही निकल के आता है। तो ज्यादातर बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है और रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जेई और नीट क्या करता है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में क्वेश्चंस के फॉर्म में डालता है। अगर आपने उसका रट्टा लगाया है, उनके मीनिंग को नहीं समझा है, उनको डिकोड नहीं किया है। देखिए दो एस्पेक्ट यहां है कि हमने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना अब रट्टा मारना टाइम की बर्बादी है, वहीं दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो टॉपर्स एनसीईआरटी की पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि दोनों बच्चों में एक जो रट्टा मार रहे हैं और एक पढ़ रहे हैं, उन दोनों में अंतर है। जो टॉपर्स हैं वो एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। डिकोड करने का मतलब क्या है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डिकोड करने का मतलब हमने कहा कि जेई और नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बेस्ड है और वहां पे क्वेश्चन अगर उसमें अगर एक भी वर्ड आपको समझने में दिक्कत हुआ, अगर थ्योरेटिकल पार्ट है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा और मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए एक एक वर्ड को आप समझने का प्रयास करें और उसको तब समझने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई टॉपिक कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करें, अंडरलाइन करें या अलग अलग कलर से उसको कोडिंग करें। का मतलब हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेप्सिन एंजाइम ही है, जैसे एंजाइम हो गए, मतलब इस ऐसे समझे, एंजाइम्स हो गए, बायोलॉजी की बात कर ले तो उसमें एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए अलग अलग, या जितने भी इंपॉर्टेंट डाटाज हो गए, जो ईयर्स हो गया, ईयर ऑफ डिस्कवरी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको अलग अलग कलर से आप पॉइंट आउट करने का प्रयास करें कि जिसको आप आसानी से अपने लिए स्ट्रेटजिकली नोट्स बनाने और शॉर्ट फॉर्म में ले जाने में आपको आसानी मिले जब दूसरी या तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था कि पेप्सिन एक एंजाइम है, तो वो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म होता है, मतलब पेप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजेन होता है। तो पेप्सिनोजेन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और पेप्सिन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का डिफरेंट कलरेशन और उसका मोड ऑफ एक्शन और उसकी यूटिलिटी, ये हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से निकलते हुए आते हैं। हम क्या करते हैं, उसको एक ही लाइन में अंडरलाइन कर लिए, उसका क्या इंपैक्ट निकल के आएगा हम उस चीजों को नहीं समझ पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम अंडरलाइन कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी में 90-95% बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसमें जो टेबुलर फॉर्म में दिया होता है
उन चीजों को टेबल्स के फॉर्म में जो भी डाटा दिए होते हैं एनसीईआरटी में, बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वहीं से निकल कर आते हैं। जैसे आरबीसी का से डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड बातें हो गई, काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी हो गया। बायोलॉजी की बात करते हैं, केमिस्ट्री में बात करेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात कर लें। ये सारी चीजें जो है वो टेबल्स के फॉर्म में जो एनसीईआरटी दिया है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इस बात का भी हमको ख्याल रखना है कि जो टेबुलर फॉर्म में चीजें हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करते हुए चलें। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे गलती करते हैं कि जो हर चीजों का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी फोटो आप वीडियो जो भी आप देखते होंगे, जैसे खास करके बायोलॉजी में ही देखेंगे, तो बायोलॉजी में आपके पास जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा किडनी है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो बैटरी है, काइंड ऑफ बैटरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। इन सेल्स का रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कुछ हमको बता जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके फोटोजेनिक चेहरे को, फोटोजेनिक ब्रेन को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है और चीजों को याद रखने में मदद करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी डायग्राम अगर बुक में दिया है, उस डायग्राम को फिर से अलग से रिड्रॉ करने की आवश्यकता है। आप अलग से रिड्रॉ करें और फिर से उसके अंदर क्या करें, उसमें लेबलिंग अपने से खुद करें कि चीजें आपको याद हो और उसका आप आसानी से उसको अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यूटिलाइज कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, उनका एक अलग सिनॉप्सिस होना चाहिए, एक अलग नोट्स होना चाहिए, जिसमें आप उनको डायग्रामेटिक और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। और आज के डेट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट्स में, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न, जैसे सबसे कॉमन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप जाएंगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को थिंक आउट करना शुरू कीजिए, जो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट्स हैं। तो उस पे अगर आप काम करेंगे तो क्वेश्चन बनाने का जो आपका दायरा है वो बढ़ने वाला है। उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं, साथ में आप असर्शन रीजन जो हमने कहा उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उनको कर सकते हैं आप। साथ में आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है डीपीपी और जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको भी आप कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन चीजों को करना ही एनसीईआरटी को डिकोड करना कहा जाएगा, और इन्हीं चीजों का करना ही कहीं ना कहीं आपको टॉपर बनाने का एक रास्ता तैयार करता है, प्रशस्त करता है। ना कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रट्टा मारना और रंग देना। आप खुद सोचिए, आपका कपड़ा है, उस पर एक बार कलम लग गया कहीं लाइन, तो आप उसको एक समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन उसी पे लगातार आप 10 बार 15 बार लाइनिंग कर दीजिए तो आपको खुद में गिल्ट फील होगा, उसको आप पहन के बाहर नहीं जाना चाहेंगे। तो आपका ब्रेन कैसे कॉन्शियस होगा, एक बुक को आप 10 बार इतना गंदगी फैला दे रहे हैं कि वो बुक आप ही के लेवल पे नहीं, आप उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो हमने बताया है इन चीजों को सही से फॉलो करेंगे। इसको अगर आप हमने जो बोला है स्टेप वाइज इसको आप फॉलो करते हुए इस पे काम करेंगे तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी डिकोड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पे ले जाते दिखेंगे जहां से आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में रैंक ला सकते हैं। धन्यवाद।